नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लासेस में। और मैं हूं आपके साथ विनय। तो आज हम लोग सीखेंगे सेंटेंस। सेंटेंस, ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं, सब कुछ सीखेंगे। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लें। सेंटेंस की डेफिनेशन अब ये आती कहाँ से है? तो जैसे देखो, लेटर होता है सबसे छोटी इकाई, लेटर। जब लेटर में लेटर जुड़ता है तो क्या बनता है? वर्ड। फिर इसी तरह वर्ड में वर्ड जुड़ता है, वर्ड में वर्ड, तब बनता है क्या? सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। ठीक, तो वही लिखेंगे। वर्ड में वर्ड बनता है तो क्या बनता है? सेंटेंस। अब इसमें वर्ड में क्या होता है? लेटर का ग्रुप। अब सेंटेंस में किसका ग्रुप रहेगा? वर्ड का ग्रुप। ठीक, तो डेफिनेशन लिखते हैं। आ वेल अरेंज्ड, a well arranged group of words which has something meaning. Something meaning is called sentence. ठीक, तो ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज समथिंग मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ए वेल अरेंज्ड, अच्छी तरह से व्यवस्थित, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मीन्स जो, हैज रखता है, समथिंग मीन्स कुछ, मीनिंग मीन्स अर्थ, इज कॉल्ड कहलाता है सेंटेंस। उसे क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज समथिंग मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, तो लिखते हैं स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर इसके बाद आता है अदर वर्ड। अदर वर्ड में कुछ भी हो सकता है। तो तीन चीजें रहती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। ठीक, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब कोई बताएगा, जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इसकी इंग्लिश आई गो होती है ना, आई गो। अब कोई बताएगा सेंटेंस है या नहीं, सेंटेंस है या नहीं है, आई गो सेंटेंस कहेंगे इसको या नहीं कहेंगे? तो देखो, सब्जेक्ट के लिए, सेंटेंस के लिए क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। देखो, आई तो सब्जेक्ट हो गया, गो वर्ब होती है, लेकिन अदर वर्ड कहाँ है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। क्या नहीं है? ये सेंटेंस नहीं है। तो इसका क्या नाम है? तो इसका भी कुछ नाम है, तो बताएंगे। इसका नाम होता है क्लाउज। क्या नाम है? यानी वर्ड से बड़ा और सेंटेंस से छोटा, बीच वाले क्या बोलते हैं? क्लाउज। ठीक, तो क्लाउज बाद में पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड। जब तक सब्जेक्ट वर्ब के बाद अदर वर्ड नहीं आएगा तब तक उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? क्लाउज। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड। ठीक, तो अब इसको लिखा, लिखिए इसको।
चलिए अब सेंटेंस के पार्ट पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। तो सेंटेंस के मात्र दो पार्ट होते हैं, यही पूरा सेंटेंस है, ये हो गया सेंटेंस। अब इसी को दो पार्ट में पढ़ते हैं। किस पार्ट में, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। तो हेडिंग पड़ेगी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। ठीक, काइंड दूसरी बात होती है, काइंड या टाइप्स एक ही बात है, लेकिन पार्ट्स दूसरी बात होती है, अलग बात होती है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जब पार्ट कहा जाएगा तो टू होंगे, और जब काइंड कहा जाएगा सेंटेंस के टाइप्स तो फाइव होंगे। कितने, फाइव। लेकिन पार्ट्स कहा जाएगा कितने होंगे, टू। तो लिखेंगे देयर आर। देखिए भाई, आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो थोड़ी बहुत तो इंग्लिश समझनी ही पड़ेगी, है ना। तो हिंदी भी बताते चल रहे हैं तो इंग्लिश भी, तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश तो आनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो ए वेल अरेंज्ड, ये तो आता ही होगा सबको। ग्रुप की हिंदी क्या होती है, वर्ड की हिंदी समझते हो, नहीं तो हम बता रहे हैं ना एक एक। ये देखो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग या सेंटेंस के भाग। देखो इंग्लिश में लिख रहे हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं। कितने, दो। तो दोनों के नाम लिख लेते हैं। पहले का नाम होता है सब्जेक्ट, क्या नाम है, सब्जेक्ट। दूसरे का नाम होता है प्रेडिकेट, क्या नाम होता है, प्रेडिकेट। तो पहले का नाम होता है सब्जेक्ट, दूसरे का नाम होता है प्रेडिकेट। अब ये पूरा सेंटेंस लिखा होगा, इसमें कौन सा भाग सब्जेक्ट होगा, कौन सा भाग प्रेडिकेट होगा। तो जितना पार्ट वर्ब से पहले, ये देखो वर्ब लिखा है, वर्ब से पहले जितना कुछ भी लिखा होगा सब सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट। तो लिखेंगे बिफोर वर्ब। अभी क्या क्या आएगा वो भी बताएंगे। बिफोर वर्ब यानी वर्ब से पहले, वर्ब से पहले कुछ भी लिखा होगा तो क्या कहेंगे उसको, सब्जेक्ट। वर्ब से लेकर बाकी आगे जितना लिखा रहेगा उसको प्रेडिकेट। मान लो देखो ये एक लाइन है, ये पूरी 20 है, इतनी 5 है, तो दो ही तो भाग हैं इसके, इतनी 5 हो गई, तो जो बाकी बचा वही तो इसमें माइनस करेंगे, है ना। तो उसी तरह इसको, इसके पूरे सेंटेंस के दो भाग हैं इसके, तो एक भाग तो हो गया सब्जेक्ट। कहां तक है सब्जेक्ट, बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, बाकी सब क्या हो जाएगा, दो ही तो हैं, बाकी सब प्रेडिकेट है। तो बिफोर वर्ब सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट। ठीक, अब कहा जाता है सब्जेक्ट की हिंदी कर्ता, कार्य करने वाला, तो ये गलत है। कार्य कहां करेगा, देखो अभी बता रहा है कैसे कार्य नहीं करेगा, कितना लिखा। देखो जैसे लिखा होगा ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल, वह सेब खाता है। तो इसमें तो वह काम कर रहा है, मान लो सेब खा लिया, लेकिन सब में थोड़ा करेगा। देखो जैसे दूसरा लिखा है दिस इज ए हॉर्स। अब बताओ इसमें दिस कौन सा काम कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, लेकिन है सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। तो दिस इज ए हॉर्स, ये घोड़ा है। ठीक, तो ये नहीं कह सकती जो कार्य करेगा वही सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले जो कुछ भी लिखा रहेगा सब सब्जेक्ट है। ठीक, तो दो चार एग्जांपल लिख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे तो इन दोनों में देखो ये वर्ब हो गया, तो वर्ब से पहले ये क्या है, सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट सिर्फ, बाकी ये सब प्रेडिकेट है। इसमें ये वर्ब है तो इससे पहले ये सब्जेक्ट है, बाकी ये सब इतना प्रेडिकेट है। ठीक, अगला जैसे लिखा जाए द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, द नंबर ऑफ बॉयज इज 40। तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 40
लड़कों की संख्या 40 है यानी 40 है। इसमें तो लड़के क्या काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन वर्ब क्या है, इज। तो वर्ब से पहले इतना सब लिखा, इसको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। ये सब क्या है, पूरा सब्जेक्ट। अब जो बचा ये इतना ही तो बचा, इसको प्रेडिकेट क्या कहेंगे, प्रेडिकेट। देखो ये द नंबर ऑफ बॉयज, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो वर्ब ढूंढना है तुमको सेंटेंस में, वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, बाकी सब प्रेडिकेट होगा। ठीक, अब देखो क्या क्या चाहिए इसमें, सब्जेक्ट हुआ, प्रेडिकेट हुआ। अब सब्जेक्ट तो ये इतना होगा, प्रेडिकेट में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या क्या होता है वो भी तो पढ़ेंगे, है ना। तो इतना लिखिए। देखिए सेंटेंस के दो पार्ट कौन कौन से हो गए, पहला हुआ सब्जेक्ट, दूसरा हुआ प्रेडिकेट। पहला हुआ सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। ठीक, तो पहला हुआ सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट ऐसे नहीं, प्रेडिकेट में देखो क्या क्या रहता है। तो प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब रहती है, क्या रहती है, वर्ब। फिर अदर वर्ड में दो भाग हो जाते हैं, अदर वर्ड में दो चीजें आती हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है कॉम्प्लेमेंट। कॉम्प्लेमेंट, इसको कॉम्प्ले पढ़ेंगे, ठीक, कॉम्प्ली नहीं, ये कॉम्प्ले PLE लिखा है, यही अगर COMPLIMENT तब इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। इसकी हिंदी होती है कॉम्प्लीमेंट की पूरक, इसकी हिंदी होती है प्रशंसा। ठीक, तो पूरक होता है ये, कॉम्प्लीमेंट नहीं होता इसमें। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में क्या क्या होता है वो भी बता रहे हैं। प्रेडिकेट में तीन चीजें, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो किस, वर्ब तो जानते हो कि थोड़ा बहुत, उसको बता रहे हैं अभी। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये बहुत जरूरी है ना। ऑब्जेक्ट कब कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट कब होगा, है ना, तो अभी बता रहे हैं। तो पहले लिखना है सब्जेक्ट के बारे में। तो अब सब्जेक्ट होने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, है ना, सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। तो लिखिए व्हाट, हेडिंग डालिए, व्हाट आर द इसेंशियल, व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स फॉर बीइंग सब्जेक्ट। ये हेडिंग पड़ जाएगी, यानी सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो व्हाट मीन्स क्या, आर हैं द इसेंशियल थिंग्स, आवश्यक वस्तुएं या चीजें, फॉर बीइंग होने के लिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट होने के लिए आवश्यक चीजें या वस्तुएं कौन सी हैं। ठीक, क्या क्या होता है सब्जेक्ट में। ठीक, तो देखो लिखते हैं सब्जेक्ट क्या क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। तो सब्जेक्ट में तीन चीजें आती हैं, कितनी, तीन चीजें। सब्जेक्ट तीन चीजें बन सकती हैं। पहली नाउन, या नाउन सब्जेक्ट हो सकती है, क्या, नाउन, नाउन क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। ठीक, कैसे, जैसे लिखा हमने राम, राम नाउन है ना, नहीं है, तुमको नहीं मालूम है कि नहीं तो आगे बताएंगे, तो अभी सेंटेंस सीख रहे हैं तो ये सीखें पहले। तो नाउन में क्या है, राम हुआ, इज गुड। ठीक, राम इज गुड, पेन इज गुड। तो पेन इज गुड या राम इज गुड दोनों क्या हो गया, नाउन है ना, राम और पेन दोनों नाउन है। तो नाउन में क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है नाउन। तो राम और पेन क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब से पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट, बस। अब नाउन के अलावा प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, प्रोनाउन। सब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन कैसे, जैसे बोला जाए दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है ना, तो नाम तो है नहीं, जैसे कोई का मतलब समवन,
ये कोई अच्छा है, कुछ अच्छा है, क्या अच्छा है? समवन इज गुड। अब बोलो वर्ब लिया कि नहीं लिया इसने? तो वर्ब लिया तो सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, है ना? तो ये प्रोनाउन है समवन, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। तो प्रोनाउन भी क्या हो सकता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लिए नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। और तीसरी चीज होती है, यानी नाउन भी नहीं होगा और प्रोनाउन भी नहीं होगा, तो क्या होगा तीसरी चीज? नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट, ठीक। अब ये क्या चीज होती है? जैसे देखो, कोई आपके घर में आया, आपको नहीं जानता, ना आपके पापा को जानता है, वो आपके दादाजी को जानता है। तो आएगा आपके दादाजी को पूछेगा, ठीक। तो दादाजी तो है नहीं घर में। जब दादाजी नहीं है घर में तो उनका लड़का आएगा, वो भी नहीं है। न दादाजी है ना उनका लड़का है। तो तुम निकले बाहर, क्या बोले? बताओ हम तो हैं, क्या काम है ना? तो नाउन दादाजी हो गए, ये उनका लड़का हो गया, और ये हम हो गए, है ना? बताओ क्या काम है? तो हम भी तो हैं अभी। तो सब्जेक्ट में तीन चीजें, नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। तो इसमें दो चीजें रहती हैं, ठीक। नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन के समतुल्य, नाउन नहीं होगा लेकिन नाउन के बराबर, नाउन के जैसा कार्य करेगा। सब्जेक्ट में तीन चीजें, नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट मीन्स होता है समान या समतुल्य। तो नाउन के समान, नाउन नहीं होगा लेकिन नाउन के समान व्यवहार करेगा। तो क्या होगा? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें, ठीक। मान लो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। अब इसका टेक्निकल नाम होता है जेरंड। क्या नाम होता है? जेरंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें, जैसे लिखा है वॉक। वॉक मीन्स टहलना, ठीक। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग। जैसे बोलते हैं ना, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पढ़ना जरूरी होता है ना? बोलते हैं ना। तो पढ़ना तो वर्ब है, तो रीड। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है तो आईएनजी जोड़ दें, तो रीडिंग सब्जेक्ट बन गया, क्या दिक्कत है? तो रीडिंग इज नेसेसरी, ठीक। अब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बोलते हैं ना, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग, तो स्मोक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी जोड़ दें तो स्मोकिंग जेरंड बन गया। तो ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब ये हो सकता है, दूसरा भी क्या होगा? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू लिख दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो इसका नाम जेरंड होगा, ये भी सब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिख दें, टू प्लस V1, ठीक, तो ये भी होगा सब्जेक्ट। अब इसका नाम क्या होगा? जैसे इसका नाम हुआ जेरंड, तो इसका भी नाम होता है, इसका नाम होता है इन्फिनिटिव। क्या नाम होता है? इन्फिनिटिव्स। इसका क्या नाम होता है? इन्फिनिटिव्स। तो ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें, उसका नाम होता है जेरंड, ये भी सब्जेक्ट होगा। दूसरा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका इन्फिनिटिव्स नाम होता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे जैसे एक सेंटेंस हिंदी में लिख रहे हैं, टहलना अच्छा होता है। दूसरा लिखा, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो टहलना इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉक। अब इसको बनाना है हमको सब्जेक्ट, तो आईएनजी जोड़ दें तो वॉकिंग हो गया। या फिर आईएनजी नहीं जोड़ना चाहते तो आईएनजी हटा दो, ये भी होगा, लेकिन इसके आगे टू लिख दें, टू वॉक, ये भी सब्जेक्ट बन गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया, जेरंड, ये भी सब्जेक्ट है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको इन्फिनिटिव्स, ये भी सब्जेक्ट है। तो टू वॉक बोले या वॉकिंग। अब इज गुड, देखो वर्ब लिया कि नहीं सबने? इज गुड, ये देखो इज, सबने वर्ब लिया कि नहीं? इसलिए हमने एक साथ लिया, इज गुड सब में लिया, इज गुड,
तो इज गुड इज गुड इज गुड, ताकि तुमको समझ में आए कि हाँ ये सब्जेक्ट है। अब अलग अलग ले लेते तो समझ में नहीं आता। तो राम या पेन इज गुड, समवन इज गुड, ये भी तो हो सकता है सब्जेक्ट। फिर टू वॉक इज गुड, या फिर वॉकिंग इज गुड, है ना। इसी तरह धूम्रपान करना को क्या बोलते हैं, स्मोक, तो स्मोक। अगर इसमें आईएनजी जोड़ दें तो ऐसे जोड़ेंगे, आईएनजी, एसएमओ के आईएनजी, ये भी सब्जेक्ट है। अगर आईएनजी नहीं जोड़ना है, ये हटा दिया हमने, स्मोक की स्पेलिंग ये होती है, ठीक। इसके आगे टू लिख दिया, टू स्मोक, ये भी सब्जेक्ट हो गया। तो क्या लिखेंगे, स्मोकिंग। एक टू वाले से बना दें, एक जेरंड से बना दें, तो स्मोकिंग इज, हानिकारक को इंजूरियस बोलते हैं, इंजूरियस, टू हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, तो हाँ टू हेल्थ। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तंबाकू के पीछे लिखा रहता है ना पैकेट में, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक। तो ये सब्जेक्ट होने के लिए यानी क्या क्या चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट, ये इतनी ही चीजें हो सकती हैं सब्जेक्ट में बस। नाउन हो सकता है, या फिर प्रोनाउन होगा, या फिर नाउन इक्विवेलेंट में दो चीजें, जेरंड होगा या फिर इन्फिनिटिव। जेरंड क्या होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसी को बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। टू प्लस इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव्स। तो यही चीजें होती हैं, ठीक। जैसे एक सेंटेंस लिख दिया जाता है, आज मेरा जन्मदिन है, जिसे लिखा होता है आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है। तो इसके इंग्लिश क्या बनाओगे, टुडे, यही बनाते हो ना अभी तक, टुडे इज माई बर्थडे, टुडे इज माई बर्थडे, यही बनाते हो ना। देखो टुडे वर्ब से पहले क्या आया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट रहता है। टुडे देखो नाउन है क्या, टुडे नाउन है, नहीं है। टुडे प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी नहीं है। अब नाउन क्या होता है, प्रोनाउन तो वो बताएंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत तो आते होगा। तो टुडे नाउन नहीं है, ना ही प्रोनाउन है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख रहा है कहीं, है ही नहीं। टू लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, कहीं है ही नहीं, ये वर्ब ही नहीं है। तो ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब तो आता है नहीं सब्जेक्ट में, तो टुडे कहां से आ जाएगा शुरू में, है ना। तो इसलिए गलत होता है। तो सही क्या होता है, सही होता है इट। इट आगे लिखेंगे, इट इज माई बर्थडे, अब आगे टुडे लिख देंगे, ये सही होता है। अब आज के बाद बोलना किसी को आज मेरा जन्मदिन है, या आज उसका जन्मदिन है, या आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो इट इज माई बर्थडे टुडे, या इट इज हिज बर्थडे टुडे, या इट इज योर बर्थडे टुडे, है ना। तो इट इज माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज माई नहीं बोलना, ये बोल चल में बोल लेते हैं, बाकी ग्रामेटिकल एरर होती है, गलत होता है। क्या बोलेंगे, इट इज माई बर्थडे टुडे, ओके। इसको पूरा लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। दोस्तों से अपने पूछना कि आज मेरा जन्मदिन है कि इंग्लिश क्या होगी, तो इट इज माई बर्थडे टुडे होती है। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की, कि नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, नाउन इक्विवेलेंट में दो चीजें, जेरंड आएगा या फिर इन्फिनिटिव्स। अब सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट का नंबर आता है। तो प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब आती है ना, तो वर्ब समझे क्या होती है, थोड़ी बहुत समझ लें बस, फिर डिटेल में बाद में होगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, बहुत जरूरी है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इसको हटा दें, ओके।
अब देखते हैं प्रेडिकेट का पार्ट। तो प्रेडिकेट का पहला पार्ट था वर्ब। क्या था? वर्ब। वर्ब, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। तो क्रिया या तो स्टाइल होती है ना, या तो एक्शन होता है। ठीक, वर्ब क्या होती है? या तो स्टाइल या फिर एक्शन होता है, कोई कार्य होता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। देखो, वर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। ठीक, वर्ब को ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। वर्ब को ना ही छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे लिखा होगा हंसना, हिंदी में मान लो हंसना लिखा है, तो हंसना देखते हो क्या? हंसना नहीं देखते। क्या देखते हो? लिप्स देखते हो, टीथ देखते हो, लेकिन हंसना नहीं देख पाते। चलना, तो एक्चुअली में तुम चलना नहीं देख रहे हो, उसकी लेग्स देख रहे हो ना, पैर देख रहे हो, लेकिन चलना नहीं देख पा रहे हो। तो हंसना, चलना, ये सब क्या होता है? खाना। तुम खाना नहीं देख रहे हो, उसके हाथ देख रहे हो, टीथ देख रहे हो ना। तो हंसना, चलना। अब हिंदी में क्या बोलेंगे कि जिस शब्द के अंत में ना शब्द लिखा हो। क्या लिखा हो? ना, या ना लगने की संभावना हो। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं हंसता हूं, तो पढ़ता तो पढ़ना हो जाएगा, हंसता तो हंसना हो जाएगा। तो हिंदी में बोलेंगे जिस शब्द या शब्दों के अंत में ना शब्द लिखा हो। क्या लिखा हो? ना लिखा हो, वो सब क्या होता है? क्रिया। अब इसको ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। अब तुम लोग कहोगे करीना, इसमें भी तो ना लिखा है, करीना, है ना। लेकिन करीना क्या देख सकते हो? देख सकते हो करीना को, छू थोड़ी ना सकते हो। तो देख सकते हो। तो लेकिन वर्ब क्या होती है? ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसको छू नहीं सकते, लेकिन देख तो सकते हैं ना इसको, करीना को। इसलिए ये वर्ब नहीं है। ठीक, तो ये तो ऐसे बता दिया, लेकिन वर्ब ये नाम होता है किसी का। ठीक, तो करीना ये नाम है, तो ये वर्ब नहीं होगी। तो हंसना, चलना, जिस हिंदी में लिख लीजिए, थोड़ा हिंदी में लिखिए। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ना लिखा हो, ना ऐसे ना में बड़ा की मात्रा, ना लिखा हो या ना लगने की संभावना हो, उसे क्रिया कहते हैं हिंदी में। ये हिंदी के शब्द बोल रहे हैं। ठीक, उसी को इंग्लिश में लिखेंगे अभी। जिन शब्दों के अंत में ना लिखा हो या ना लगने की संभावना हो, उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया पहचानना हिंदी में आ ही जाएगा। हंसना, दौड़ना, चलना, टहलना, पढ़ना, ये सब क्या है? वर्ब होती है। ठीक, वर्ब को ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। अगर कोई छू सकता हो, देख सकता हो, हमको कमेंट में बताएगा, है ना, तो हम भी उसको छूने की कोशिश करेंगे। तो हंसना, चलना, ये सब क्या है? वर्ब होता है। खाना, पीना, पीना थोड़ी देखते हैं, पानी देखते हैं, फिर टीथ देखते हैं, तो माउथ देखते हैं, है ना। पीना तो देखते नहीं कभी। तो हंसना, चलना, ये सब क्या हुई? वर्ब। अब इंग्लिश में डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। ये तो हिंदी का काम हो गया, हिंदी में कैसे पहचाने। अब इंग्लिश में लिखते हैं। तो लिखिए द वर्ड, यानी वे शब्द। दैट मीन्स जो। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, स्टैंड्स फॉर, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग। डूइंग मीन्स करना, और बीइंग या होना। तो द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। तो द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। उसको क्या बोलते हैं? वर्ब। तो वर्ब दो तरह की, एक तो हो गई डू वाली, करने वाली, एक हो गई बी। तो एक डूइंग वाली, करने वाली, दूसरी बीइंग, होने वाली। तो दो तरह की वर्ब होती है। कितनी? दो तरह की, डूइंग और बीइंग। ठीक,
तो वर्ब दो तरह की होती है। ऐसे थोड़ा बताए दे रहे हैं लेकिन ठीक, फिर पूरा डिटेल बाद में चलेगा। तो वर्ब दो तरह की, एक हुई डूइंग वाली, दूसरी हुई बीइंग वाली। वर्ब दो तरह की, एक डूइंग दूसरी बीइंग। जैसे डूइंग वाला देखो कैसे होता है, मैं खाता हूं, मैं चलता हूं, मैं दौड़ता हूं, तो ये काम करेगा ना बीइंग वाला। अब ये बीइंग होने वाला, ये काम नहीं कर, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, है ना, वह चपरासी है, बोलते हैं ना, वह प्रिंसिपल है, तो कोई काम थोड़ा ना कर रहा है, वह बता रहा होने का बोध करा रहा, तो बीइंग वर्ब होगी। अब जो डूइंग करने वाली, डू मीन्स करना होता है, बी मीन्स होना, तो बीइंग होने वाली, डूइंग करने वाली, तो इसका कुछ नाम होगा, बीइंग वाली का भी नाम होगा। तो डूइंग वाली का नाम होता है मेन वर्ब। क्या नाम होता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। बीइंग वाले का नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। अब कुछ लोग कहेंगे इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, तो बोलते हैं, लेकिन वो कहाँ बोलते हैं वो बाद में बताएंगे। तो बीइंग वाली वर्ब क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। डूइंग वाली को मेन वर्ब। डिक्शनरी में जितना वर्ब लिखा है पूरा का पूरा मेन वर्ब होता है। कितना? अनलिमिटेड है मेन वर्ब। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या निश्चित होती है, इसकी मात्र 24 है। कितनी है? 24 है। तो डिटेल में पढ़ाएंगे बाद में, तो पहले सब सेंटेंस काम हो रहा है, सेंटेंस का वाला कर लें। अब वर्ब हो गया, तो वर्ब तो पहचानना आ ही जाएगा, ये बीइंग वाला, ये डूइंग, ये बीइंग हो गया। तो डूइंग में मेन वर्ब बोलते हैं डूइंग वाले को, और बीइंग वाले को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक, तो वर्ब दो तरह की, एक डूइंग वाली जिसको बोलते हैं मेन वर्ब, एक बीइंग होने वाली का बोध, उसको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक, तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं तब और समझ में आए। जैसे ही वॉक्स इन द पार्क, वह पार्क में टहलता है, तो काम कर रहा है ना टहलने का, तो ही वॉक्स इन द पार्क, काम कर रहा है, तो मेन वर्ब हो गई ये। अब ऑक्सिलरी वर्ब में क्या होगा? जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह डॉक्टर है, कौन सा काम कर रहा है? कोई नहीं ना, तो वह डॉक्टर है, होने का बोध करा रहा, तो इज क्या होगी? ऑक्सिलरी वर्ब। ऐसे याद रखेंगे, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ठीक, तो वर्ब दो तरह की, पहली मेन वर्ब, दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, अब वर्ब के बाद वाला बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत जरूरी है। ये काम आएगा आपके जब वर्ब फिर से पढ़ेंगे डिटेल में, तब उसके बाद भी काम आएगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का। फिर जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे उसमें भी बहुत काम आएगा आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब बताएंगे ऑब्जेक्ट लिखा होता है कब, कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये लिख लिया। The word that stands for doing or being something is called verb। तो द वर्ड वह शब्द, दैट मीन्स जो, स्टैंड्स फॉर आधारित होता है, डूइंग मीन्स करना, और बीइंग होने का, कुछ मीन्स समथिंग मीन्स कुछ, इज कॉल्ड कहलाता है वर्ब, उसे वर्ब कहते हैं। यानी वे सब जो करने और होने पर आधारित होते हैं उसको वर्ब कहते हैं। अब वर्ब दो तरह की, एक डूइंग वाली, दूसरी बीइंग। डूइंग वाली में क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। बीइंग वाले को ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्रिया, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब को मुख्य क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक, जैसे बोलते हैं नहीं हमारे ग्रुप का मेन आदमी है, तो मेन का मतलब मुख्य आदमी है, तो मेन वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब। लिखा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, बहुत जरूरी है। बिल्कुल आसान भाषा में एक बार में बता दोगे ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, बस ध्यान से देखना है थोड़ी देर और। अब जिसको फेस टू फेस पढ़ना है कानपुर आके, कहाँ पे? कानपुर में। ठीक, फेस टू फेस पढ़ना है, तो उसके लिए कुछ देखो,
अब देखिए ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा। दो सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें से समझ में आएगा, फिर लिखवाएंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट। तो पहला सेंटेंस जैसे लिखा हमने, राम ईट्स एन एप्पल। राम ईट्स एन एप्पल, एप्पल नहीं पढ़ेंगे इसको, ये नहीं पढ़ेंगे कि दो बार पा हो गया, ये गलत होता है। क्या होता है एप्पल, ये पढ़ते हैं एप्पल, ठीक। तो एप्पल नहीं पढ़ना इसको, एप्पल। तो राम ईट्स एन एप्पल, तो राम ईट्स एन एप्पल। दूसरा लिखा, ही गोज टू कानपुर। ही गोज टू कानपुर, राम ईट्स एन एप्पल। अब देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया दोनों में, ये वर्ब हो गया। अब इसी के बाद देखना है कि ऑब्जेक्ट होता है कि कॉम्प्लीमेंट, या तो ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। तो कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो वर्ब देखो, ये वर्ब है, अगर इस वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के द्वारा अगर इसमें पड़ रहा है, वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट के द्वारा इसमें अगर पड़ रहा है, कैसे, राम ईट्स खाता है, एन एप्पल सेब, ये सेब हुआ मान लो, ये मान लो सेब हो गया। राम ईट्स, अब इसको खाएगा, ये देखो ये खाना शुरू कर दिया, इतना कट गया तो बचा ना इतना, तो कम हुआ ना, इस पर प्रभाव पड़ गया ना, कम हो गया ना, प्रभाव पड़ा कि वैसे वैसे रहा सेब। अब कोई खाएगा, कुछ भी खाओगे, राम ईट्स कोई भी कुछ खाएगा, तो राम ईट्स एन एप्पल, राम आम खाता है। तो अगर कुछ भी खाएगा, राम आम खा रहा है, ठीक, यानी सेब खा रहा है, राम ईट्स एन एप्पल, तो सेब खा रहा है, तो सेब पे प्रभाव पड़ा ना राम का, वर्ब के माध्यम से। वर्ब ईट है, तो ईट यानी खाएगा, तो राम प्रभाव पड़ेगा ना इस पे, एप्पल पे, सेब पे। तो जब प्रभाव पड़ेगा तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। प्रभाव पड़ेगा अगर सब्जेक्ट का, क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। अगर प्रभाव, फिर देखो अगला, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब। टू कानपुर, वह कानपुर जाता है। कोई भी कानपुर आए, कोई प्लेस हो, कानपुर पे आया, ये कानपुर है मान लो, तो कानपुर में क्या प्रभाव पड़ा, कुछ प्रभाव पड़ा कि सड़कें धंस गई, या चमक उठा कानपुर, क्या हुआ, ही गोज टू कानपुर, वह कानपुर जाता है। किसी के आने जाने से किसी प्लेस में, कोई प्लेस में प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं ना। तो ही गोज टू कानपुर, तो कानपुर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है, तो सेब पर प्रभाव पड़ा, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे। ही गोज टू कानपुर, वह कानपुर जाता है, तो कानपुर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो आपको पहचानना है प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। तो राम ईट्स एन एप्पल, तो राम सेब खाता है, आम ही याद आ रहा है, राम सेब खाता है, तो सेब में प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, कोई, सेब क्या कुछ भी खाओगे, ठीक। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पहले लिखें, ऑब्जेक्ट क्या है, किसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। तो लिखिए, हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट, हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट, लिखिए ऑब्जेक्ट में द वर्ड, हिंदी बताएंगे अभी, अब इंग्लिश पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए यार, है ना, हिंदी भी बोल रहे हैं। लिखिए ऑब्जेक्ट में लिखिए आगे, द वर्ड विच इज, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, इन्फ्लुएंस्ड, INFLUENCED, इन्फ्लुएंस्ड मीन्स होता है प्रभावित होना। तो द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसके द्वारा,
सब्जेक्ट, तो द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। द वर्ड वह शब्द, विच मीन्स जो, इज इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होता है, बाई मीन्स के द्वारा, सब राम यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के द्वारा जो शब्द प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल पहले लिखिए, राम ईट्स एन एप्पल। राम ईट्स एन एप्पल लिखिए, एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगला देखिए, कॉम्प्लीमेंट हेडिंग डालिए, कॉम्प्लीमेंट नीचे उसके, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखिए, अब प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी प्रभावित नहीं होगा, तो लिखिए द वर्ड विच इज नॉट, द वर्ड लिख देते हैं, द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, यानी द वर्ड वह शब्द, विच मीन्स जो, इज नॉट नहीं, इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित होता है, बाई सब्जेक्ट सब्जेक्ट के द्वारा, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हिंदी में, पूरक, इसको कर्म बोलते हैं हिंदी में, है ना, जानते होगे आप लोग। तो ही गोज टू कानपुर, एग्जाम्पल में ये लिखिए कॉम्प्लीमेंट वाले में, ही गोज टू कानपुर, वह कानपुर जाता है। अब इसका एक कंसेप्ट लिखिए बिल्कुल, देखो ईट वर्ड कहीं भी आएगा या फिर गो, ईट वर्ड कुछ भी खाओगे, कुछ भी खाओगे प्रभाव पड़ेगा। पेंसिल बचपन में खाते हो ना, तो पेंसिल टूट जाती है ना, कम हो जाती है, तो पेंसिल पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या हुई, ईट जिसके बाद आएगा, देखो ईट ये लिखा है, ईट के बाद कुछ भी आएगा सब ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो एक ही दो वर्ब याद कर लेंगे, यही तो जरूरी। तो ईट के बाद कुछ भी रहेगा, क्या कहेंगे उसको, ऑब्जेक्ट, यानी कुछ भी चीज खाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अब गो, कहीं भी जाएंगे तो वहां प्रभाव नहीं पड़ेगा, गो इसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, ईट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट रहेगा, गो के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। तो ईट के साथ ऑब्जेक्ट, गो के साथ कॉम्प्लीमेंट, ये लाइन लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। लिखा। अब देखिए, अब प्रभाव दो तरह से पड़ेगा, या तो डायरेक्ट पड़ेगा या तो इनडायरेक्ट पड़ेगा, प्रत्यक्ष पड़ेगा, अप्रत्यक्ष रूप से भी पड़ेगा, ठीक। जो बाहर से दिखेगा, एक जो दिखेगा नहीं लेकिन पड़ेगा प्रभाव, ठीक। देखो तो कैसे लिखते हैं, कैसे प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पड़ेगा तो इनडायरेक्ट पड़ेगा, दिखाई नहीं देगा। सेब में प्रभाव पड़ा, दिख रहा है ना तुमको, कम हो गया, लेकिन कुछ होगा जो दिखाई ही नहीं देगा लेकिन होगा ऑब्जेक्ट, कैसे, देखो देखिए कैसे प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। पहला सेंटेंस लिखा, प्रिया laughs at you। दूसरा लिखा, प्रिया laughs, लाफ मीन्स होता है हंसना, क्या होता है, हंसना, प्रिया laughs at night। तो यहाँ पे laughs at एक साथ है, ये at night एक साथ है, तो at night मीन्स रात में, laughs at मीन्स होता है दूसरों पर हंसना, laughs at मीन्स दूसरों पर हंसना, ये at night एक साथ है, इस बार laughs अलग है, laughs मीन्स हंसना, at night रात में, इसका मतलब में हुआ यहाँ पे, इसका laughs at का मतलब दूसरों पर हंसना। अगर इसको एक साथ पढ़ेंगे तो दूसरों पर हंसना, लाफ अकेले पढ़ेंगे तो सिर्फ हंसना, ठीक। तो प्रिया laughs at you,
प्रिया लाफ्स एट नाइट, ये मान लो प्रिया है, ये मान लो क्या है, प्रिया है। अब ये देखो, ये तुम हो, ठीक, ये प्रिया और ये तुम हो, ये प्रिया और ये तुम हो, ठीक। लड़की है तभी तो प्रभाव पड़ेगा, लड़के हंसने में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रिया ये यू, ठीक। अब ये प्रिया देखो यहां से हंस रही है, ठीक। अब हंसी अच्छी हो या बुरी, तुम पे प्रभाव पड़ेगा जरूर। देखो प्रिया, प्रिया सब्जेक्ट, ये लाफ्स वर्ब हुई, एट यू यानी तुम पर, प्रिया तुम पर हंसती है। दूसरा लिखा प्रिया लाफ्स हंसती है एट नाइट, रात में, तो प्रिया रात में हंसती है, प्रिया तुम पर हंसती है, ठीक। प्रिया तुम पर हंसती है, प्रिया रात में हंसती है, तो प्रिया हंस रही है। अगर प्रिया हंस रही है और तुम्हारे ऊपर हंस रही है, नहीं लिखा प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसती है। अगर अच्छी हंसी होगी तो तुम समझते हो, फिर बुरी हंसी होगी तब भी है ना गुस्सा आएगा तुमको। अगर अच्छी हंसी हुई तो आगे प्लान बढ़ाओगे ना अपना। तो प्रिया लाफ्स एट यू, प्रिया तुम पर हंसती है, तो देखो तुम पे डायरेक्ट प्रभाव क्या पड़ा, कि तुम छोटे हो गए लंबाई में, कि तुम बड़े हो गए, कि तुम उछलने लगे, कुछ किया ना, नहीं किया, दिख नहीं रहा, लेकिन प्रभाव पड़ेगा, मन ही मन प्रभाव पड़ेगा, है ना। हाँ, कि अब थोड़ी देर बाद मिलेंगे बाद में, ठीक। तो देखो इम्पैक्ट दो तरह का, इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव होता है, इम्पैक्ट दो तरह का, एक डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। इम्पैक्ट दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष जो दिखाई देगा, इनडायरेक्ट आप जो दिखाई नहीं दे रहा। इसमें प्रिया तुम पर हंसती है, प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है कि हंसने पे तुम पर क्या प्रभाव पड़ा, तुम्हारी लंबाई कम हो गई, तुम्हारे बाल उखड़ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, है ना। हाँ, लेकिन प्रिया तुम पर हंसी तो तुम पर प्रभाव मन ही मन पड़ेगा, अंदरूनी प्रभाव, जिसको इनडायरेक्ट कहेंगे। तो प्रिया तो सब्जेक्ट हुई, ये वर्ब हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। नाइट रात में हंसेगी, तो रात में हंसने में क्या उजेला तुरंत हो जाएगा, चांदनी रात हो जाएगी, या रात छोटी होगी बड़ी होगी, रात में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। हंस तो दोनों में रही थी, प्रिया ही हंस रही थी, तुम पर हंस रही थी, रात में हंस रही थी, तो प्रिया लाफ्स एट नाइट, तो अब एट नाइट कॉम्प्लीमेंट हो गया। प्रिया लाफ्स एट यू, तुम पर हंस रही, तो अब यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रभाव देखना है कैसे पड़ रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। प्रभाव दो तरह से पड़ेगा, और डायरेक्ट जैसे एप्पल वाला एग्जांपल बताया अभी हमने, तो एप्पल में दिखेगा तुमको कि हाँ ये खाया हमने, इतना कम हुआ, उसमें दिख रहा है, तो उसको डायरेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट में दिखाई नहीं देगा तुमको, ठीक, कि तुम्हारे बाल उड़ गए, तुम्हारा, अब क्या कहें, तो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, ठीक, प्रभाव। तो अब ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पहचानना है आपको, कैसे प्रभाव पड़ेगा या ना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो प्रभाव पड़ेगा अगर सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट कहेंगे, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट। अब इसी का ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के आधार पर, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के आधार पर वर्ब दो तरह की, कितनी प्रकार की, दो प्रकार की, वो बाद में देखो, अभी थोड़ा सा बता देते हैं, आया तो बहुत जरूरी है ये। अब देखो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के आधार पर वर्ब दो तरह की, ये लाइन बहुत जरूरी है। वर्ब दो तरह की, एक हुई ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर मीन्स होता है लेने वाली, टेक मीन्स लेना, टेकर लेने वाला, जैसे राइट लिखना, राइटर लिखने वाला, रीड पढ़ना, रीडर पढ़ने वाला। तो ऑब्जेक्ट टेकर, ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। दूसरी नन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, यानी वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेगी, उस वर्ब का नाम होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या नाम है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी देख लेते हैं सिर्फ कहते क्या है। अभी आया ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो बता दिया, फिर बताएंगे वर्ब में। तो वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब है, तो उस वर्ब को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
अगर उस वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो नन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाली वर्ब, इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी समझ में आ गया होगा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बहुत जरूरी बात है, अब देखो पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है। तो लिख लेते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनता है, यानी जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसी का पैसिव वॉइस बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी का पैसिव वॉइस बनेगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। लिखते हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक, जैसे लिखा होगा प्रिया लाफ्स एट यू, इसका पैसिव बन जाएगा, लेकिन प्रिया लाफ्स एट नाइट इसका पैसिव नहीं बनेगा, याद रखना। जैसे लिखा होगा ही गोज टू स्कूल, तुम्हारे स्कूल जाने से क्या स्कूल में प्रभाव पड़ता है, कि स्कूल की बिल्डिंग बड़ी हो जाती है कि छोटी हो जाती है, कि कुछ होता है, कुछ नहीं ना। तो ही गोज टू, अभी बताया था गो जहाँ पे आएगा कॉम्प्लीमेंट होगा, तो गोज क्या हुई, वर्ब है ना। हाँ ठीक, वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता जो स्कूल से शुरू कर दो, स्कूल इज गॉन, स्कूल के द्वारा जाया गया, तो स्कूल नहीं जाता है। ठीक, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ये याद रखना। तो ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव वॉइस बनता है, ट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस बनता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के आधार पर वर्ब दो तरह की, एक ऑब्जेक्ट लेने वाली जिसको ट्रांजिटिव बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाली इसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, इसका पैसिव नहीं बनता, ट्रांजिटिव का पैसिव बनता है। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कितना आसान है ना, बहुत कठिन नहीं लगता, ये पहचानना आ जाए कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। अब ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, तो देखते हैं, वर्ब का प्रभाव अगर सब्जेक्ट के द्वारा पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट है, प्रभाव नहीं पड़ेगा तो कॉम्प्लीमेंट है ना। तो ये सोचने वाली बात है, रटेंगे नहीं, क्योंकि देखो यही वर्ब है, अगर तुम रटोगे कि ये ट्रांजिटिव होती है ये इंट्रांजिटिव तो नहीं काम चलेगा। वही सेंटेंस लिखा है, वही वर्ब है, लाफ्स लाफ्स, इस वाले में ये ट्रांजिटिव बन गई, इस वाले में इंट्रांजिटिव हो गई। अब तुम कैसे रटोगे कि ट्रांजिटिव ये होता है इंट्रांजिटिव ये, वही वर्ब ट्रांजिटिव बन जाएगी, वही इंट्रांजिटिव भी बनेगी। तो याद रखना है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो एक जिसको ये चाहिए कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, ठीक, तो नंबर देखो लिखे दे रहे हैं अपना, जिसको फेस टू फेस पढ़ना हो कमेंट करेगा हमको, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेगा, लेकिन कमेंट जरूर करेगा इसी वीडियो में। ठीक, देखो सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर लिख रहे हैं अपना, सबसे पहले तो नेम लिखे हैं अपना, नाम है हमारा विनय, बताया था शुरू में है ना। व्हाट्सएप नंबर लिखिए 7897986332, यही है हमारा व्हाट्सएप नंबर 7897986332।